हाय गाइस। हम बात कर रहे हैं द टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पिछले लेक्चर में हमने बात की हुई थी जो पहला टूल है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, और वो टूल जो है डैट इज़ द एंजाइम्स। हमने डिटेल में बात की थी अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की। और जो हमारा आज का टॉपिक है, जो दूसरा टूल है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, दैट टूल इज द क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है। अभी क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, इनके फीचर्स, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके कैरेक्टर्स और इनके यूजेस क्या हैं, हम आज उनके बारे में बात करेंगे। ये वेक्टर्स पहले हम देखेंगे ये क्या होते हैं। वेक्टर्स जो होते हैं ये होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और ये डीएनए मॉलिक्यूल्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो हमने पहले जो हमने इससे पहले वाला लेक्चर देखा था, उसमें जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से जो हमने डीएनए आइसोलेट किया था, ठीक है, उस डीएनए को कैरी करना प्लस उसको रेप्लिकेट कराना प्लस उसको ट्रांसक्राइब कराना प्लस उसको ट्रांसलेट कराना। कहाँ पे? होस्ट सेल में। वो सारा काम कौन करेगा? वो सारा काम हमारा ये डीएनए मॉलिक्यूल कराएगा। और ये डीएनए मॉलिक्यूल क्या है? ये क्लोनिंग वेक्टर है। ठीक है। व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर्स? Cloning vectors are DNA molecules that can carry a foreign DNA segment and replicate inside the host cell. ठीक है। और जो ही फिर हमने ये क्लोनिंग वेक्टर को डाला कहाँ पे? होस्ट सेल में। वो क्या करेगा? वो इस जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, फिर उसको क्लोनिंग वेक्टर में डाला तो उसको रेप्लिकेट कराएगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, फिर ट्रांसलेशन कराएगा। और जो हमारा मकसद है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, वो हमारा सारा मकसद कामयाब हो जाएगा। ठीक है। मैंने पहला जो हमारा मेन कंसर्न है कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे जो जीन होते हैं उसको कैरी करते हैं, उसका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कराते हैं। कहाँ पे? होस्ट सेल में। ये तो चलो डेफिनेशन की बात है। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें क्लोनिंग वेक्टर्स की, सबसे जो फोरमोस्ट एग्जाम्पल है क्लोनिंग वेक्टर की, दैट इज द प्लाज्मिड्स। अदर एग्जाम्पल इज द बैक्टीरियोफेजेस। जो वायरसेस होते हैं, जो बैक्टीरियल सेल पे इन्वेजन करते हैं, दे ऑल्सो कैन एक्ट एज क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है। इसके बाद हमारा एक और एग्जाम्पल है कॉस्मेट्स। ठीक। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। These are all examples of cloning vectors. पहली एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? प्लाज्मेट्स, दूसरा बैक्टीरियोफेजेस, तीसरा कॉस्मेट्स और चौथा आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। जो आपके सिलेबस की बात अगर हम करें तो ज़्यादा स्ट्रेस, और मान लीजिए टोटल स्ट्रेस जो है वो दो एग्जाम्पल्स पे दिया गया है। पहला प्लाज्मेट्स और दूसरा बैक्टीरियोफेजेस। हम भी इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि प्लाज्मेट्स और बैक्टीरियोफेजेस जो हैं, हाउ दे एक्चुअली एक्ट एज द क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है।
ये था हमारा द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, अब मैं थोड़ा फिर से डेफिनेशन की तरफ वापस जाऊंगा। जो हमने पहले जो हमारा इससे पहले का लेक्चर था, तब हमने क्या किया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस वो एंजाइम्स होते हैं जो एक डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे काटता है, और उस साइट को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट्स। और जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस जो एंजाइम्स है, जब उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया, तो रिजल्ट क्या होगा, हमें एक जीन मिलता है जो हमारे मतलब का जीन हो, जो हमें किसी और होस्ट स्पीसीज में इंट्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल, जो मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी का, तो मैंने बोला था कि हमारा जो कॉटन है, कॉटन में दैट इज ससेप्टेबल टू बॉलवर्म इन्फेक्शंस, और उसको रेजिस्टेंट बनाने के लिए हमने एक बैक्टीरिया से जीन लिया है, और वो जीन क्या करता है, वो जीन एक प्रोटीन बनाता है, एंड दैट प्रोटीन इज एन इंसेक्टिसाइडल इन नेचर। और जब हमने वो जीन कॉटन में डाला और हमें एक रिकम्बिनेंट कॉटन वैरायटी मिली, जिसको हम बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं, तो वो प्लांट रेजिस्टेंट बना किससे, उस बॉलवर्म से। तो हमारा जो पहला मकसद है वो ये होता है कि एक जीन को आइसोलेट करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, and that enzymes are known as, those enzymes are known as restriction endonucleases। और जब हमने ये जीन लाया, ये खुद ही तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये जीन खुद ही कैसे रहेगा, इसको कहीं पे तो रखना है। इसको जो पकड़ता है वो व्हीकल जो होता है, पहले हमें इसको कहीं पे रखना है, एक व्हीकल हमें चाहिए। ठीक है, और दूसरा, हमें इस जीन को जब हम उसको सेल में डालते हैं, तो अगर इस जीन की रेप्लिकेशन ना हुई, अगर इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन ना हुई, अगर इस जीन की ट्रांसलेशन ना हुई, फिर इसका उस होस्ट सेल में जाना बेकार है। तो पहला हमारा मकसद क्या है कि ये किसी व्हीकल में रहे, दूसरा इसका रेप्लिकेशन हो, और इसका ट्रांसक्रिप्शन हो, और लास्ट में इसका ट्रांसलेशन हो। ठीक है, ये जो हमने जीन इंट्रोड्यूस किया होस्ट स्पीशीज में, हमें ये किसी व्हीकल में रखना है, फिर इसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए, इसकी रेप्लिकेशन होनी चाहिए, और लास्ट में इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए। ये चारों चीज़ें जो हैं, ये चारों जो हमारे मकसद हैं, ये सिर्फ एक जो हमारा मैकेनिज्म है वही सेटिस्फाई करता है, और वो मैकेनिज्म कौन सा है, वो मैकेनिज्म है क्लोनिंग वेक्टर का। ठीक है, ये चारों जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कौन पूरा करता है, ये पूरा करता है हमारा क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, और जब हम क्लोनिंग वेक्टर्स की बात करते हैं, ये चारों ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई करने के लिए इस क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसकी कुछ खासियतें होनी चाहिए, इसके कुछ कैरेक्टर होने चाहिए, जिसकी मदद से ये इन चारों जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको सेटिस्फाई, इनको पूरा कर सके। और वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं एक क्लोनिंग वेक्टर की, हम उनके बारे में बात करेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है एक क्लोनिंग वेक्टर की, उस क्लोनिंग वेक्टर का एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ORI, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। एक हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर है उसका अपना एक इंडिपेंडेंट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, और जब उसका अपना एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, उसकी तभी एक इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन हो पाएगी। मैं फिर से रिपीट करूंगा,
हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं एक क्लोनिंग वेक्टर की, जिसकी मदद से जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के वो पूरे हो सके। हमारा पहला जो प्रॉपर्टी है वो है ए क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव इट्स ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और जब उसका एक अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा उसकी तभी एक इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन हो सकती है, और तभी हमारा जो जीन जो हमने इंट्रोड्यूस किया है उस होस्ट में उसकी इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट ए क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव। इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी है दिस क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव ए सिलेक्टेबल मार्कर। और ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? ठीक है, इसके बारे में हम पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे। ठीक है, जब हमने एक होस्ट सेल में एक रिकम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, हमने जब एक होस्ट सेल में रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है? क्लोनिंग वेक्टर प्लस आवर डिजायर्ड जीन। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है? एक तो हमारा क्लोनिंग वेक्टर प्लस हमारा जो डिजायर्ड जीन है, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए। और जब हमने ये रिकम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस किया एक होस्ट सेल में, वो जो होस्ट सेल है उस सेल को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट उस होस्ट सेल को बोलते हैं जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस हुआ और उसने नॉर्मली अपना जो काम था उस जीन का उसने वो किया। उस सेल को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट सेल। और वो सेल जिसमें ये रिकम्बिनेंट डीएनए अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ और उस जीन ने अच्छे से काम नहीं किया, वैसी सेल को हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। और हमारा जो मकसद है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वो ये है कि हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स मिलने चाहिए और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब नेचर में हमने ये डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया तो हमें ये भी करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का। हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन सी सेल में ये हमारा जो जीन है, डिजायर्ड जीन है, वो चला गया है और कौन सी सेल ऐसी है जिसमें ये डिजायर्ड जीन नहीं चला गया है। और वो काम भी जो है जो आइडेंटिफाई कराएगा हमारा जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट सेल एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल को जो डिफरेंशिएट कराएगा, वो काम भी जो है हमारा क्लोनिंग वेक्टर ही करना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है कि जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर में हमने सिलेक्टेबल मार्कर्स इंट्रोड्यूस किए हैं और अक्सर और जनरली ये सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? ये जीन्स होते हैं। किसके? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कई सारे एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे एम्पिसिलिन है, क्लोरामफेनिकॉल है, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, कानामाइसिन, जेंटामाइसिन। सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं उनके अगेंस्ट क्या होता है? उनके अगेंस्ट जीन्स होते हैं जो उन एंटीबायोटिक्स को क्या करते हैं? रेजिस्टेंट, जो उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट बॉडी की रेजिस्टेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, कोई भी जो आज का ले लीजिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंट होते हैं। काफ़ी सारे हमारे जो पेनिसिलिन्स हैं, हमारे कोई जो हमारे सेफेलोस्पोरिन्स हैं, उनके अगेंस्ट भी वो रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि उनके पास जीन्स होते हैं। उन जीन्स को क्या बोलते हैं?
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। वो जब हमें इस बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन होता है तो फिर हम जब ये एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो इन बैक्टीरिया पे कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि उनके पास जीन्स होते हैं, जिन जीन्स को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। अगर हमने ये जीन्स अपने क्लोनिंग वेक्टर्स में इंट्रोड्यूस किए तो जो हमारी होस्ट स्पीशीज है जहाँ पे हमने अपना रिकम्बिनेंट डीएनए डाला है, वो हमारे होस्ट जो हैं वो भी रेजिस्टेंट बन जाएंगे उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। और जब हम उन होस्ट्स को ग्रो करते हैं एक ऐसे मीडियम में जिनमें कोई एंटीबायोटिक डाला हुआ है, तो वो ग्रो कर पाते हैं बिकॉज those hosts have already the antibiotic resistance genes and जो हमारे नॉन रिकम्बिनेंट्स हैं वो उन मीडियम्स में ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स नहीं होते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, ये जीन्स होते हैं और अक्सर कौन से जीन्स होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। और ये जीन्स हम जानबूझ के कहाँ पे डालते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स में डालते हैं, ताकि जब हम ये क्लोनिंग वेक्टर को इंट्रोड्यूस करें होस्ट में, वो होस्ट भी रेजिस्टेंट बने उस एंटीबायोटिक के लिए। और जब हमारे पास एक मिक्सड पॉपुलेशन होगी ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की, तो खाली ट्रांसफॉर्मेंट्स वो इंडिविजुअल्स जिनके पास क्लोनिंग वेक्टर है, जिनके पास हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है, खाली वो इंडिविजुअल्स जिनको हम ट्रांसफॉर्मेंट्स भी बोलते हैं वो ग्रो करेंगे, और जो हमारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो उस एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी कि क्लोनिंग वेक्टर से हमें ये भी पता चलना चाहिए कि कौन सा हमारा इंडिविजुअल, कौन सा हमारा सेल ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा हमारा सेल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, तीसरा जो है प्रॉपर्टी क्या है एक क्लोनिंग वेक्टर की, इसमें क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट्स। एंड व्हाट इज ए क्लोनिंग साइट? दीज आर दोज साइट्स वायर our enzymes, the restriction endonucleases act and cut the vector DNA to incorporate the foreign DNA। ठीक है, हमारा जो वेक्टर डीएनए है, ठीक है, इस पे कुछ साइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये साइट्स में बना रहा हूं, साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4, और ये साइट्स क्या हैं, क्लोनिंग साइट्स। और ये क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं, ये क्लोनिंग साइट्स वो साइट्स होती हैं जहां पर हमारी एंजाइम्स, कौन सी एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एक्ट करती हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस जो एंजाइम्स हैं उनका काम क्या होता है, वो डीएनए को काट लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एंजाइम यूज़ की जो एक्ट करेगी साइट 4 पे, और जो ही उसने एक्ट किया वो क्या करेगा, वो डीएनए को निक करेगा, काटेगा, कहाँ पे, साइट 4 पर। और जो ही उसने वहाँ पे काटा तो ये साइट खुल गई किसके लिए, जो हमारा डिजायर्ड जीन है, जीन जिसको हम चाहते हैं ये इंट्रोड्यूस हो जाए, और वो जीन फिर इस साइट 4 पर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड दीज साइट्स आर नोन एज क्लोनिंग साइट्स। हमारा जो आज का जो हमारी आज की बायोटेक्नोलॉजी है वहाँ पे क्या है, एक हमने आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर्स बनाए हैं, और सबसे मशहूर, सबसे कॉमन जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है दैट इज PBR 322। ये हमने लैब में जनरेट किया है, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं होता है। वायर P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, ठीक है, एंड B स्टैंड्स फॉर बोलीवार, एंड R स्टैंड्स फॉर रॉड्रिग्यूज। ठीक है,
and this 322 is simply a serial number. किस सीरियल पे इस लैब ने इसको बनाया था। ये 1977 में ये दो साइंटिस्ट जो हैं बोलिवार एंड रॉड्रिगेज, इन्होंने एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया था। उस प्लाज्मिड का नाम क्या है? PBr 322। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको? बिकॉज दिस वेरी वेक्टर हैज़ बीन मैंशनड इन योर NCERT। और इसका मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि ये जो वेक्टर है, ये जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, इसमें क्लोनिंग साइट्स कैसी होती हैं और वो कैसे हमें हमारा जो काम है क्लोनिंग का, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का, वो इजी कराता है। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं इस क्लोनिंग वेक्टर का PBr 322 का, तो इसमें क्या है? ठीक है, इसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जो मैंने पहला प्रॉपर्टी बोला था आपको किसका? क्लोनिंग वेक्टर्स का। इसका एक अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्लोनिंग साइट्स हैं PST1, PUV1, और ये दोनों जो हमारा साइट्स हैं, इसको ये दोनों साइट्स जो हैं PSU1 एंड PST1, ये दोनों कौन सी साइट्स हैं? दिस साइट इज एप्लीकेबल टू दिस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यू। ये जो PSU1 है, इसका मतलब है कि हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस PUV1 है वो यहाँ पे एक्ट करेगा, और जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस PST1 है वो यहाँ पे एक्ट करेगा। ये दोनों जो साइट्स हैं, ये साइट्स हैं AMPR। इसका मतलब क्या है? ये दोनों साइट्स जो हैं, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है, उसी जीन के अंदर ये दोनों साइट्स हैं। ठीक है, मैंने जब आपको बोला था कि सिलेक्टिव मार्कर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक्चुअली जीन्स होते हैं, और जनरली वो क्या होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। और जो हमारा ये वाला वेक्टर है PBr 322, उसमें जो हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, उसी में ये PUV1 साइट है, और PST1 साइट भी वहीं पे है। और हमारे पास इसके और भी ये क्लोनिंग साइट्स हैं ECO R1, यहीं पे हमारा दूसरा साइट भी है CLA1, और यहाँ पे ही हमारा तीसरा साइट है HIND थर्ड। ये जो सारे हैं ना, मैंने जब आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, तो ये वही हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, और ये जो मैंने यहाँ पे साइट्स बताए, ये उनके एक्ट करने की साइट है। और हमारे पास एक और साइट भी है जिसको हम बोलते हैं BAM H फर्स्ट, और हमारा दूसरा साइट भी है SAL1। और ये दोनों साइट्स जो हैं, दीज आर लोकेटेड इनसाइड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, कितनी साइट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हम इस क्लोनिंग वेक्टर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको फिर से रिपीट करूंगा कि ये जो हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, उसी में हमारा PST1 साइट भी है, PUV1 साइट भी है, और हमारा जो टेट्रासाइक्लिन जीन रेजिस्टेंस जीन है उसमें SAL1 साइट है और BAMH1 साइट। ठीक, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर हमने कभी कौन सा एंजाइम यूज किया, PST1 साइट एंजाइम यूज किया, ठीक है, ये वाली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने यूज की, तो वो क्या करेगा? वो इस एम्पिसिलिन जीन के अंदर हमारा फॉरेन DNA को इनकॉर्पोरेट करेगा। ठीक है,
जीन कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ, यहाँ पे। और इसने क्या किया, जो हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है उसके अंदर दूसरे जीन को इनकॉर्पोरेट किया। और जो ही ये जीन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ, ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ये नॉन फंक्शनल बन गया। क्या बन गया, नॉन फंक्शनल बन गया, क्योंकि इसमें दूसरा जीन अटक गया। जब ये हमने किया तो फिर ये जो होस्ट सेल है दैट विल नो लॉन्गर बी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरी एग्जाम्पल दूंगा। हमने अगर ये वाला एंजाइम यूज किया और उसने फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया, इस वाली साइट पे किया, तो फिर वो क्या करेगा, ये जो ये SAL1 जीन है, ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, इसको नॉन फंक्शनल बनाएगा। क्यों, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वहां पे दूसरा जीन अंदर उसके अंदर चला गया और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नॉन फंक्शनल गया। और जब हमने इस रिकम्बिनेंट डीएनए को कहाँ पे डाला, होस्ट में डाला, तो वो होस्ट जो है वो होस्ट दैट होस्ट विल नो लॉन्गर बी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। इसका हमारा ये जो हमने सारा कुछ पढ़ा, इसका काम क्या है। अब इसका काम ये है कि हमें ये डिफरेंशिएट कराना कि कौन सा सेल ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा सेल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता है कि हमने ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस वाले होस्ट में ये वाले जीन्स टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो हैं वो नॉन फंक्शनल होना चाहिए और वो होस्ट टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो नहीं करना चाहिए। एंड दैट मीन्स दैट होस्ट विल नॉट ग्रो in a tetracycline containing medium and we can differentiate कि कौन सा सेल ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा सेल ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है, ठीक है। इट वॉज अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर्स दैट इज हैविंग क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स कौन सी साइट्स हैं, ये वो साइट्स हैं जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो हमारी एंजाइम्स हैं वो एक्ट करती हैं, और वो जब एक्ट करती हैं वहां पर डीएनए कट जाता है, और जब डीएनए कट गया वेक्टर का, उस कटी हुई जगह पे जो स्टिकी साइट्स बनते हैं वहां पर हम अपने डिजायर्ड जीन्स डाल सकते हैं, और फिर ये जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए बना इसको हम होस्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं, इनका सिर्फ एक काम है कि मार्क करना, हमें डिफरेंशिएट कराना कि रिकम्बिनेंट सेल कौन है और नॉन रिकम्बिनेंट सेल कौन है। इन अदर वर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेंट सेल कौन है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल कौन सी है। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि कभी कभी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी जो है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, इनसे डिफरेंशिएट कराना रिकम्बिनेंट्स और नॉन रिकम्बिनेंट्स को बड़ा मुश्किल है, थोड़ा कम्बरसम भी है। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से एंटीबायोटिक पर ये ग्रो करेगा, कौन से एंटीबायोटिक पे ग्रो नहीं करेगा, फिर उसको अलग से देखना, ये बड़ा कम्बरसम है। तो हमने एक और मैकेनिज्म यूज किया हुआ है, एंड दैट मैकेनिज्म इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल हमने एक जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये वाला जीन जो है अगर हमने ये यूज किया वेक्टर में, ये क्या कर सकता है, ये जो जिसमें ये जीन होता है दैट कैन गिव कलर, ठीक है। ये एक सबस्ट्रेट को यूज करता है और जहां पे ये जीन होगा वो ब्लू कलर देगा, ठीक है। और जहां पर ये जीन प्रेजेंट नहीं होगा दोज कॉलोनीज वोंट गिव ब्लू कलर, ठीक है। अगर हमने एक वेक्टर में यूज किया है ये जीन और इसी जीन में हमने इंट्रोड्यूस किया अपना डिजायर्ड जीन,
तो फिर ये जो जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का ये इनएक्टिवेट होगा और जो कॉलोनीज होगी ट्रांसफॉर्मेंट्स की वो कोई कलर नहीं देंगी. दिस इज ऑल्सो ए मैकेनिज्म बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. मैं फिर से रिपीट करूंगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बदले हम कभी कभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन भी यूज करते हैं. और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, अगर ये जीन फंक्शनल है तो ये ब्लू कलर देगा कॉलोनीज का. ठीक है, लेकिन अगर हमने अपना जो डिजायर्ड जीन है जो हमको यूज एक्चुअली करना है, हमने वो जीन कहाँ पे डाला, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के अंदर ही डाला, तो फिर उसका क्या मतलब होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज खुद नॉन फंक्शनल हो जाएगा और जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट कॉलोनीज हैं वो कलर नहीं देंगे. दिस विल गिव अस ए मैकेनिज्म बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. और हमारा जो लास्ट का टॉपिक है, हमारा जो लास्ट चीज जो हमने इसमें देखनी है वो ये है कि चलो हमने तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोट्स की, लेकिन हमें कभी कभी ये जो डिजायर्ड जीन्स हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स में भी डालने पड़ते हैं. तब हमें ये जो पुराने वाले वेक्टर्स हैं ये काम में नहीं आते हैं. हमें नए कुछ ऐसे वेक्टर्स चाहिए जो हमारा डिजायर्ड जीन है वो प्लांट्स में भी डाल सके और एनिमल्स में भी डाल सके. उसके लिए हमने क्या देखा कि नेचर में हमारे पास कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जो डिजायर्ड जीन्स को यूकैरियोट्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी डाल सकें. फॉर एग्जांपल हमारा एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस. ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है इसमें एक प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड को हम बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. नेचर में ये क्या करता है, ये जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट मोनोकॉट आप बॉटनी में पढ़ते होंगे, वो यहाँ पे क्या करता है, ये जो ये बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, ये डाइकॉट्स में ट्यूमर कराता है. क्यों? क्योंकि जो हमारा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ये थोड़ा सा डीएनए का फ्रेगमेंट प्लांट सेल्स में डाल लेता है और जब ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड प्लांट सेल्स में चला गया दे गिव राइज टू ट्यूमर्स. लेकिन हमने क्या किया, हमने इस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को थोड़ा मॉडिफाई किया और फिर क्या किया, फिर उसी को यूज किया एज ए वेक्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आवर डिजायर्ड जीन्स इनटू प्लांट्स. ठीक है, ऐसे ही हमने एनिमल्स में रेट्रोवायरसेस हमने बात की, जो प्लांट्स होते हैं उनमें कैसे हम क्लोनिंग वेक्टर्स का यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लाज्मिड नोन एज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड obtained from a bacteria. लेकिन एनिमल्स में अगर हमने कभी जेनेटिक रिकम्बिनेशन करनी हो तो एनिमल्स में हम कैसे नए जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं. हमारे पास रेट्रोवायरसेस होते हैं और ये रेट्रोवायरसेस जो हैं ये कैंसर कॉजिंग होते हैं. ये कैंसर कॉज कैसे करते हैं, ये अपना जो इनका जीनोम होता है, रेट्रोवायरसेस का जो अपना जीनोम होता है ये उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं एनिमल्स में. और वंस द जीनोम ऑफ द रेट्रोवायरसेस इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एनिमल जीनोम गेट्स अल्टर्ड एंड द सेल्स बिकम कैंसरस और उनमें ये कैंसर हो जाता है. लेकिन हम अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें इन रेट्रोवायरसेस के जीनोम को ताकि इनकी जो पैथोजेनिसिटी है, इनकी जो कैंसर काजिंग कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाए, लेकिन इनका जो पोटेंशियल है टू इनकॉर्पोरेट देमसेल्व्स इनटू द एनिमल जीनोम वो बरकरार रहे, तो दीज रेट्रोवायरसेस कैन बी यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स. So, in today's lecture, we studied what are the cloning vectors, what are their properties, what are different types of cloning vectors, and in the next chapter, in the next lecture, we are going to study the last tool
of the DNA recombinant technology, that is the host. Or with this I can conclude our today's lecture. Thank you.